नमस्कार। आज हम एक नजर डालते हैं आरती इंडस्ट्रीज के Q1 FY26 नतीजों पर। जी। हमारे पास है कंपनी की लेटेस्ट अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट। तो आज कोशिश रहेगी कि इसके जरिए समझें कि कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा है। हाँ, और क्या चुनौतियां रहीं, आगे की क्या सोच है कंपनी की, इस सब पर बात करेंगे। बिल्कुल। तो ये तिमाही जाहिर है काफी चुनौतियों भरी रही है। आंकड़ों से ही शुरू करते हैं। जी। Q1 FY26 में रेवेन्यू रहा 1,867 करोड़ रुपए। ये पिछली तिमाही से मतलब QOQ 16% कम है। हाँ, गिरावट तो है। और ईबिडा भी 215 करोड़ पर आया, वो भी लगभग 19% नीचे है QOQ। और PAT यानी नेट प्रॉफिट वो तो काफी गिर गया, फिर 43 करोड़ पर। हाँ, तो ये जो गिरावट है इसके पीछे मुख्य कारण क्या रहे? देखिए, एक बड़ा फैक्टर तो रहा कच्चे माल की कीमतों में गिरावट। मतलब बेंजीन, एनिलिन, इनकी कीमतें 15-20% तक गिरी। ओह, काफी तेजी से गिरी मतलब। जी हाँ। और जब कीमतें इतनी तेजी से गिरती हैं तो एक तो प्राइसिंग में अस्थिरता आ जाती है और दूसरा कंपनी को इन्वेंट्री वैल्यू एडजस्ट करनी पड़ती है। हाँ, इन्वेंट्री लॉस बुक करना पड़ता है। बिल्कुल, उसका सीधा असर प्रॉफिट पर पड़ता है। और ये सिर्फ आरती के साथ नहीं, मतलब केमिकल सेक्टर में कई कंपनियां ये प्रेशर महसूस कर रही हैं। सही कहा। कच्चे माल के अलावा और भी कुछ भारी चीजें थी? वो भू राजनीतिक तनाव वगैरह का भी असर रहा क्या? हाँ, उसका भी असर पड़ा, जैसे वो इजराइल ईरान का मामला या भारत पाक तनाव, इन सब का लॉजिस्टिक्स पर असर पड़ता है। अच्छा। खास तौर पर उनकी कच्छ वाली फैसिलिटी और कांडला पोर्ट ऑपरेशंस थोड़े प्रभावित हुए। तो कुछ शिपमेंट्स जो Q1 में जानी थी वो अब Q2 में जाएंगी। समझ गया। तो मतलब रेवेन्यू थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया। जी। और फिर ऊपर से अमेरिका ने नए टैरिफ लगा दिए। हाँ, वो भी एक बड़ी खबर थी। 25% टैरिफ भारतीय इंपोर्ट्स पर और कुछ जुर्माना भी है शायद। हाँ, एक अनिर्दिष्ट जुर्माना भी है। तो इससे बाजार में अनिश्चितता और बढ़ गई है। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन लॉस हुआ है लगभग 30 करोड़ रुपए का। और कुछ सेगमेंट्स में ग्लोबल लेवल पर कैपेसिटी ज्यादा होने से भी मार्जिन पर दबाव बना रहा। इतनी सारी चुनौतियां एक साथ, लेकिन मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि जो बेसिक डिमांड है वो ठीक ठाक है, स्थिर है। हाँ, उनका मानना है कि ये ज्यादातर बाहरी और अस्थायी फैक्टर्स हैं, अंडरलाइंग डिमांड मजबूत है। अच्छा, तो इन चुनौतियों के बीच कंपनी कैपेसिटी बढ़ाने पर भी काम कर रही है ना? जी हाँ, ये जरूरी है। पिछले साल उन्होंने नाइट्रोटोल्यूइन की कैपेसिटी 30 से 45 KTPA की थी। हाँ। और इथाइलेशन की 10 से 30 KTPA की थी। तो ये जो बढ़ी हुई क्षमताएं हैं वो अब धीरे धीरे प्रोडक्शन में आ रही हैं। और MMA की क्षमता भी तो बढ़ाई है हाल में। बिल्कुल। MMA यानी मिथाइल मेथाक्रिलेट, उसकी क्षमता 200 से बढ़ाकर 260 KTPA कर दी है और वो कह रहे हैं कि कम खर्चे में इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। Zone 4 प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी ठीक चल रहे हैं। उम्मीद है कि वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाई मतलब H2 FY26 से वो धीरे धीरे चालू होने लगेंगे। और उनसे नए प्रोडक्ट्स आएंगे। हाँ, नए और बेहतर मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब जरा सेगमेंट वाइज बात करते हैं। एनर्जी सेगमेंट में MMA की डिमांड तो ठीक थी, पर प्राइसिंग का प्रेशर रहा। हाँ, डिमांड मजबूत थी, लेकिन कंपटीशन बढ़ रहा है और कच्चे माल की कीमतें गिरने से दाम दबाव में थे। और नॉन एनर्जी सेगमेंट जैसे एग्रोकेमिकल्स, डाइज, पिगमेंट्स, वहां भी वही कहानी, प्राइसिंग प्रेशर बना हुआ है। और पॉलीमर्स में DCB का क्या हाल रहा? पॉलीमर सेगमेंट में DCB मतलब डाइक्लोरोबेंजीन की मांग थोड़ी कमजोर रही, खासकर अमेरिकी ग्राहकों की तरफ से। क्यों? वजह बताई जा रही है कि वहां इन्वेंट्री करेक्शन चल रहा है और ऑटोमोटिव डिमांड को लेकर भी थोड़ी अनिश्चितता है। अच्छा, अब वापस आते हैं उन अमेरिकी टैरिफ्स पर। आपने कहा 15-20% रेवेन्यू अमेरिका से आता है, तो इन टैरिफ्स का असर कैसा दिख रहा है? देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब असर हर प्रोडक्ट पर अलग अलग होगा। जैसे PPD चेन वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको शायद फायदा हो जाए अगर भारत और चीन के टैरिफ में अंतर बना रहता है। अच्छा। हाँ, कुछ एग्रो इंटरमीडिएट्स हैं जो छूट वाली लिस्ट में है, लेकिन DCB को यूरोप से कंपटीशन झेलना पड़ सकता है। और MMA पर? MMA पर 25% टैरिफ लगेगा, तो वो सीधा एंड कस्टमर की खरीदने की ताकत पर असर डालेगा। मैनेजमेंट अभी इसका पूरा आकलन कर रहा है और देख रहा है कि कैसे इसका असर कम किया जाए। तो मतलब अभी अनिश्चितता बनी हुई है टैरिफ को लेके। बिल्कुल। तो इन सब चीजों को देखते हुए कंपनी की आगे की रणनीति क्या है? फोकस कहाँ है? देखिए, उनकी जो जॉइंट वेंचर परियोजनाएं हैं, सुपरफॉर्म और ARP, वो प्लान के मुताबिक चल रही हैं। ठीक है। अभी मुख्य फोकस कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन यानी लागत घटाने
और इन्वेंट्री को ठीक से मैनेज करने पर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कैपेक्स? कैपेक्स पर थोड़ी लगाम लगाई है। इस साल 1000 करोड़ से कम रखने का इरादा है। तो मैनेजमेंट का मानना है ये जो मुश्किलें हैं वो शॉर्ट टर्म है। हाँ, वो इसे अस्थायी मान रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि आने वाली तिमाहियों में मजबूत रिकवरी होगी। वो अपने 3 साल की ईबिटा टारगेट 1800 करोड़ पर अभी भी कायम है। हालांकि इस साल के लिए कोई स्पेसिफिक गाइडेंस देने से बच रहे हैं। अच्छा। अच्छी बात यह है कि कच्चे माल की कीमतें अब स्टेबल होती दिख रही हैं, तो उम्मीद है कि मार्जिन धीरे धीरे सुधरेंगे। कॉस्ट सेविंग पर भी काम चल रहा है। तो संक्षिप्त में कहें तो आरती इंडस्ट्रीज के लिए Q1 FY26 एक मुश्किल तिमाही रही। बाहरी फैक्टर्स और कुछ अस्थायी दिक्कतों ने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर असर डाला। बिल्कुल, लेकिन साथ ही कंपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है, कॉस्ट कंट्रोल कर रही है और जो उनके स्ट्रेटेजिक जेवीज हैं उनके साथ रिकवरी की तैयारी भी कर रही है। हाँ, बसुआ माइट की टैरिफ वाला मामला एक बड़ी अनिश्चितता है जिस पर नजर रखनी होगी। सही कहा। ये सब हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाता है। जब कोई कंपनी इस तरह की ग्लोबल अनिश्चितताओं, व्यापार बाधाओं और प्राइसिंग प्रेशर का सामना कर रही हो, तो वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ में निवेश करते हुए शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट शेयर बनाए रखने के बीच सही बैलेंस कैसे बना सकती है, ये सोचने वाली बात है।